So in the chapter of discharge of contract, discharge by performance, either performance or offer to perform, discharge by mutual agreement, novation, alteration, remission, rescission, waiver, discharge by lapse of time, टाइम खत्म होने से किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, 5 तरीके जहां पर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला पार्ट हम लोग कल कर रहे थे, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. So impossibility was initial impossibility and supervening impossibility or subsequent impossibility. Initial impossibility was void agreement and subsequent या supervening impossibility was void contract. तो ये वाला काफी पोर्शन अपन ने देख लिया था, subsequent impossibility मतलब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला. आइए आज इसका बचा हुआ आगे का पार्ट अपन करते हैं. Yes, so yesterday सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण हमने देख लिए थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस. इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस में. यदि पर्पस एक ही है और पार्टी एक्स ने उस पर्पस के बारे में पार्टी वाई को बता दिया है कि मेरा आपसे बोट किराए पे लेने का या कार किराए पे लेने का पर्पस ये है, और यदि वो अकेला पर्पस फेल हो जाता है तो फिर वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. लेकिन इफ देयर आर मल्टीपल पर्पसेस फॉर विच द बोट वाज टेकन ऑन रेंट, एक तो प्रिंस की क्राउनिंग सेरेमनी देखनी थी आपको और दूसरा इंग्लैंड में यूके में घूमना था, तो दो एक पर्पस फेल हुआ, प्रिंस की तबीयत खराब हुई, दूसरा पर्पस अभी भी जिंदा है, तो फिर ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा क्योंकि एक पर्पस अभी भी पूरा किया जा सकता है. सो फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी से जो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ पर्सनल नेचर लाइक शादी करने का, तो या फिर पर्सनल इनकैपेसिटी के कारण यानी कि हाथ वाथ टूट गया, पेंटर था तो वो पेंटिंग नहीं बना सकता, तो ये भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. चेंज ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वैलिड था लेकिन चेंज ऑफ लॉ के कारण अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. आउटब्रेक ऑफ वॉर, कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब दोनों देशों के सिटीजन्स के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वार डिक्लेयर हो गया तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड हो जाएगा या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. अब आज जो हमको चालू करना है दैट इज एक्सेप्शंस इन द फॉलोइंग केसेस कंसेप्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट अप्लाई. यानी कि इन जगहों पर कोई भी पार्टी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में सब्सिक्वेंटली मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल है, ये बहाना नहीं मार सकती है. वापस ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन है भाई मेरे साथ में, किसको बोलने की इच्छा हो रही है? शिवम जैन. सॉरी सॉरी. ठीक है, चलिए. तो अपन ने क्या पढ़ा कि सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के बाद में ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वो खत्म हो जाता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं कि सर इन सिचुएशंस में हम सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का फायदा नहीं ले सकते हैं, लेना अलाउड नहीं है. ऐसी सर्कमस्टांसेस में एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, पहला पढ़िए, शैलिशा पढ़ना चालू कर. पहला, यहाँ पर आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फायदा नहीं ले सकते. Difficulty in performance, when performance of the contract becomes difficult due to happening of certain events. In such case, contract is not discharged. Example, X agreed to supply coal within a specified time. He failed to supply in time because of government's restriction on the transport of coal from collieries
here X will not be discharged because the coal was available in the open market where X could have been obtained. From where X could have obtained. देखो पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यार, जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, कोई पार्टीज एक्स और वाई आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में दोनों इस इंटेंशन के साथ में बनाती है कि मुझे भी अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और मुझे भी अपने ऑब्लिगेशंस सामने वाली पार्टी को के लिए पूरे करने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पीछे नहीं हटना है। कई बार जो आपने वादा किया है उस वादे में डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस आएगी, डिफिकल्टी होगी, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, डिफिकल्टी है। इम्पॉसिबिलिटी इन परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल देवांश एक फैक्ट्री लेके बैठा है जिसमें देवांश को कंटिन्यूअस बेसिस पे कोल की जरूरत पड़ती है और जीत पटेल एक सप्लायर है जो इसे कोल सप्लाई करता है। इधर देवांश ने ऑर्डर दिया, इधर वो कॉन्ट्रैक्ट बना और जीत पटेल ने एग्री किया, ठीक है ₹10 पर केजी मैं आपको सप्लाई करूंगा। अब क्या हुआ, जैसे ही देवांश ऑर्डर देता था, जीत पटेल जाके पास की गवर्नमेंट कोलियरी, कोलियरी मतलब वो खदान होती है ना जहां से कोयला निकलता है, वहां पर जाता, कोयला खरीदता और सप्लाई कर देता। अब एक दिन क्या हुआ, देवांश ने ऑर्डर दिया, जीत ने एक्सेप्ट कर लिया ₹10 में। अब गवर्नमेंट कोलियरी जो थी वो किसी कारण से बंद हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट कोलियरी किसी कारण से बंद हो गई, तो भाई जीत को वहां से कोयला मिला नहीं। तो जीत ये नहीं कह सकता, देखो आगे की सिचुएशन देखो, लेकिन कोयला ओपन मार्केट में इजीली अवेलेबल था। कोयला क्या है, थोड़ी सा और आगे जाना पड़ता, 5-7 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता, लेकिन ओपन मार्केट में इजीली कोयला अवेलेबल था। तो जीत पटेल ये नहीं बोल सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने कोलियरी बंद कर दी इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। सर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा आगे से ले जाके आपको कोयला खरीदना पड़ेगा, इसमें डिफिकल्टी जरूर होगी लेकिन इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जीत पटेल यहाँ पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला फंडा यूज नहीं कर सकता और उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। या पूरा नहीं करता है तो देवांश को ओपन मार्केट से ज्यादा महंगे में खरीदने में जो भी लॉस हुआ है वो इसको पूरा डैमेज जैसे पे करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस चलिए जीत पटेल बोलो क्या प्रॉब्लम हुई? सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि गवर्नमेंट का ही कोलियरीज चाहिए तो कुछ इसमें डिफरेंस होता? तो फिर डिफरेंस हो जाता। जीत पटेल ने कहा कि मैं तेरे को गवर्नमेंट कोलियरी से प्रोक्योर करके ही दूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता और ये बंद हो जाती, तब तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। जो देवांश और जीत ने आपस में बनाया उसमें तो था कोयला सप्लाई होगा, कहां से ला के सप्लाई होगा ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई थी ना, नो सर। है ना। फंडा क्लियर हुआ? यस सर। देवांश बाल छोटे हो गए, हाथ मत लगा ज्यादा। चलो आगे आ जाओ। सो डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है, देखो खुद इधर ही आंसर है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है रे, डिफिकल्टी है। तो डिफिकल्टी है तो इंसान तो डिफिकल्ट चीजों के लिए बना है, पूरा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। चलो सेकंड इज कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी या हार्डशिप। इसका मतलब देखो मैं पहले समझा देता हूं फिर अपन पढ़ते हैं। क्या हुआ, अगेन देवांश एंड जीत पटेल, अगेन देवांश एंड जीत पटेल। अभी क्या हुआ, जीत पटेल ने वादा किया मैं आपको कोयला, इसको देवांश को एक मेजर प्रोजेक्ट के लिए 10,000 टन कोयले की जरूरत पड़ी, तो जीत पटेल ने बोला मैं आपको ₹10 पर केजी सप्लाई कर दूंगा, तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। जीत पटेल would now supply 10,000 tons of कोयला @10 पर केजी, ठीक है। कब सप्लाई करना है? आज से 2 महीने बाद सप्लाई करने का है। ओके सर।
अभी इस 2 महीने में क्या हुआ, कोयले की रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कोयला मार्केट से कुछ जीत को ही 14 रुपीज केजी में पड़ने लग गया। यानी कि अब देखो सप्लाई करना तो पॉसिबल है, लेकिन ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई या नहीं हो गई? कमर्शियली वायबल रहेगा क्या जीत के लिए कि 14 में खरीदे और 10 में बेच देवे? तो प्रति किलो 4 रुपए का नुकसान हो रहा है इसको। तो कमर्शियल हार्डशिप हो गई है। तो क्या इस जगह पे जीत पटेल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का फायदा ले सकता है? नहीं सर, वादा तो वादा होता है, ठीक है। promises are not meant to be broken in our law। when you are promising something, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी के साथ में कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको उसे पूरा करना पड़ेगा, चाहे आपको कमर्शियली लॉस भी क्यों नहीं हो रहा हो। आपको उस लॉस की दुहाई नहीं दे सकते हो, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा। सो व्हाट द थिंग इज, commercial impossibility या commercial hardship cannot be taken as an excuse towards impossibility of performance। और आपको लॉस खाके भी वो काम पूरा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? commercial impossibility या hardship cannot be taken as an excuse towards impossibility of performance। आपको ध्यान है मैंने एक दाल वाला एग्जांपल लिया था, जिसमें एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगले महीने की 15 तारीख को 50 रुपीज पर केजी में दाल सप्लाई करेगा, लेकिन अगले महीने से ही पहले ही दाल की रेट 60 रुपीज पर केजी पहुंच गई। तो क्या ये मना कर सकता है, नहीं नहीं दाल का भाव बढ़ गया, अब हम सप्लाई नहीं करेंगे, कमर्शियल पॉसिबिलिटी नहीं है? ठीक है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किया है तो या तो आप इतने 500 किलो जो सप्लाई करने की बात थी वो करो, नहीं तो फिर इसको ओपन मार्केट से खरीद के जितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़े, जो डैमेज हो रहा है वो आपसे वसूलेगा। तो वहां भी मैंने आपको सेम बताया था, दाल के रेट बढ़ने से या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी होने से फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन पूरा करना ही पड़ेगा। बोलो सर, सबको बात समझ में आ गई? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? कानोडिया, निनाद कदम, ईशा बांगड़? यस सर। ठीक है। निकुंज मेहता, यस सर। स्पेशली बोलूं क्या सबको? शिवम, निकुंज, कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखना है सबको। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन कैमरा बंद कर दो, कैमरा ऑन रखना है सबको। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। पढ़ ले भाई इसको, शैलिशा। Commercial impossibility, hardship. A commercial hardship is not an impossibility and therefore does not discharge the contract. Commercial hardship arises due to change in price, which makes the contract expensive or unprofitable, but not impossible. एग्जाम्पल? Example, X, a furniture manufacturer agreed to supply certain furniture to Y at an agreed rate. Afterwards, there is a sharp increase in the rates of timber and the rates of wages. Since it was no longer profitable to supply the agreed rate, X did not supply. X will not be discharged on the ground of commercial impossibility. आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फायदा नहीं ले सकते हैं। कोई एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, सर देन द लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम अदर पार्टी। नहीं बेटा, लॉस तुम्हारा खुद का होएगा, इसी को किस्मत बोलते हैं। जैसे है ना, एक कहावत होती है ना हिंदी में, सर मुंडाते ही ओले पड़ना। ठीक है, देवांश ने तो केवल बाल कटाए हैं अभी, ठीक है। सर मुंडाते ही ओले पड़ना किसको बोलते हैं? अभी अभी हमने बाल साफ किया और फड़ 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 करके ओले गिरे, तो वो सबसे खराब बात होती है, ठीक है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं, अब थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो तुमको लॉस होगा तो तुमको बेयर विथ करना पड़ेगा, वो तुम्हारी किस्मत है कि तुमको लॉस हो रहा है। तुमने 50 रुपीज, तुमने 10 रुपीज में कोयला देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कोयला मार्केट में 14 रुपीज का हो गया, तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, इसका लॉस तुमको खुद को भुगतना पड़ेगा, लेकिन वादा पूरा करने से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है, मैंने खुद ने देखा है, ठीक है। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा, एक बार शैली इसको पढ़ फिर समझाता है। Strikes, lockouts, etc. Strikes, lockouts doesn't terminate the contract, but where contracts provide, so it shall come to an end. Example, X agreed to pay,
X agreed to supply to Y certain goods to be imported from Algeria. The goods could not be imported due to riots and in that country. It was held that his was This was no it was ex- held that this was no excuse for non-performance of the contract. Jacobs versus Credit Leonis. Leonis. ये केस लॉ का नाम ध्यान रखना, चिपकाने के काम आएगा जब स्ट्राइक या लॉकआउट का क्वेश्चन आएगा तब। जैकब्स वर्सेस क्रेडिट लियोनियस। ठीक है, स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स को, अरे ईशा बांगड़, कोई लॉस प्रीवियसली अरे वो लॉस दूसरा होता है, अभी तो उसकी टेंशन मत ले यार। ठीक है, लॉस कौन सा रिकवर करना है? लॉस वो वाला रिकवर करना है। मान ले ईशा बांगड़ को चिंता हो गई है कि सर इसने 10 रुपए किलो में सप्लाई करने की बात करी थी, लेकिन 14 रुपए किलो मार्केट में रेट हो गया, तो प्रति किलो 4 रुपए का और 500 किलो सप्लाई करने का वादा किया था यहाँ से यहाँ। बोला 14 रुपए किलो हो गया, मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसने मार्केट से खरीदा 14 रुपए किलो में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी? 10 रुपए किलो, यानी इसने पर किलो 4 रुपए का एक्स्ट्रा रेट दिया 500 किलो के लिए, 2000 रुपए इसने एक्स्ट्रा लॉस खाया। ये वसूल करेगा इससे, ये रिलीव नहीं होगा ये कह के कि प्राइस ज्यादा हो गई अब मैं सप्लाई नहीं करूंगा। ईशा आप समझ में आया आपको? नहीं आया? चलो बाद में डिस्कस करेंगे, आप अभी उसकी टेंशन मत करो। उमंग और तरंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई। चलिए, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स डजंट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट वेयर कॉन्ट्रैक्ट सो प्रोवाइड्स इट शैल कम टू एन एंड। ध्यान रखना क्या पॉइंट है। एक्स और वाई ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक्स और वाई ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ये वाई जो है ये कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा और या फिर इंपोर्ट करेगा, यानी कैसे भी उस चीज को पहले खुद लेगा, या तो बनाएगा या किसी से खरीदेगा और फिर यहाँ पर एक्स को सप्लाई करेगा। अब चाहे मैन्युफैक्चर करने में फैक्ट्री में स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया है, ठीक है, या फिर इंपोर्ट करने के दौरान सामने वाली कंट्री में स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया है जहां से हमने मंगाया, सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको वो काम पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, हम स्ट्राइक या लॉकआउट का बहाना नहीं मार सकते हैं कि अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करने के बदले में हम स्ट्राइक या लॉकआउट का बहाना नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो सर क्या किया जाए, क्योंकि स्ट्राइक या लॉकआउट कोई हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो सामने वाले लोगों ने कर दिया, फैक्ट्री में वर्कर्स ने कर दिया, सामने किसी और ने कर दिया दूसरी कंट्री में जहां से हमको मंगाना था, इंपोर्ट करना था। यस सर, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आप स्ट्राइक या लॉकआउट का बहाना तब जरूर मार सकते हो जब एक्स के साथ में वाई ने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें एक ऐसा क्लॉज डाल दिया कि यदि किसी कारणवश स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है, जहां फैक्ट्री में मैं अपना माल बनाने वाला हूं या जहां से मैं इंपोर्ट करने वाला हूं, या मेरी कैरियर लाइंस में स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है, वो काम करने से मना कर देते हैं, तो फिर मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तब तो आप स्ट्राइक या लॉकआउट का बहाना मार सकते हो कि सर स्ट्राइक हो गई है, अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, मैं भी रिलीव आप भी रिलीव, बात खत्म। लेकिन यदि इस कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्राइक या लॉकआउट वाला पॉइंट रखा ही नहीं गया तो फिर आप की फैक्ट्री में चाहे स्ट्राइक हो चाहे लॉकआउट हो चाहे कुछ भी हो, आप काम पूरा करें या नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने ये एक्सेप्शन अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला तो आपको कहीं से भी वो काम पूरा करके देना पड़ेगा, आप रिलीव नहीं होंगे, आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं मार सकते हैं। बोलो सर, पॉइंट समझ में आया? शैलिशा समझ आया क्या? हाँ सर। स्ट्राइक या लॉकआउट वाला पॉइंट यदि कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है तब तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में यूज ले सकते हो, अदरवाइज तुमको उसका फायदा नहीं मिलेगा, भले स्ट्राइक हो गई हो या नहीं हुई हो।
हाँ जी बोलिए, जीत पटेल बोलिए। Sir, so strikes and lockout does not also mean curfews? वापस बोल। Sir, strikes and lockouts में curfews आते हैं फिर? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में कर्फ्यू, हाँ लॉकआउट में मान सकता है तू उसको एक तरीके से। तो सर since curfew हो गया तो how can a party can perform its contract because So this is what you are reading. This is what you are reading. This is for what you are reading the Indian Contract Act. जब आप किसी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाएं तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए कि सर मेरे को स्ट्राइक या लॉकआउट का पॉइंट डालना है, मेरे को आर्बिट्रेशन का पॉइंट डालना है, ताकि कल को सामने वाली पार्टी नुगरी निकली मेरे से लड़ाई करने पे आ गई तो मैं कोर्ट के बाहर ही मामला रफा दफा करवा लूंगा। तो आप पढ़ किस लिए रहे हो? इसीलिए पढ़ रहे हो ना, टू बिकम अ गुड नॉलेजेबल पर्सन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस हिसाब से अपने कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करना, अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। आपको कोई माइनर फुद्दू बना के जा रहा है, बेवकूफ बना के जा रहा है, माइनर ने इतना पढ़ लिया मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए तेरे हाथ में मेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना बेटा मैं उससे वापस वसूल सकता हूँ, है ना? तो आपको पता होएगा तभी तो वापस स्ट्राइक बैक करोगे आप उसके ऊपर। चलिए, सो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का बाय डिफॉल्ट आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के लिए फायदा नहीं ले सकते हो। फोर्थ इज पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, पढ़ ले इसको। ये पॉइंट बताया हुआ है मैंने शैलीशा, बोट को एक चीज के लिए किराए पे ले रहे हो और बोट को मल्टीपल चीजों के लिए किराए पे ले रहे हो, वो वाला एग्जांपल है। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। और इसको Partial impossibility when the contract is made for several purposes. Failure of one of them does not terminate the entire contract. Example: X agreed to let a boat to H first to view the naval review at the coronation of king and second to cruise around the fleet. ठीक है सर, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी इसने पूरा नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ आपको। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, एक्स ने एक बोट मिस्टर एच से किराए पे ली दो चीजों के लिए, कोरोनेशन ऑफ किंग यानी उनकी शायद वो अंतिम क्रिया थी, उसके लिए नेवल रिव्यू था, जो भी था, एक तो उसके लिए, दूसरा टू नहीं, कोरोनेशन ऑफ किंग मतलब शायद ताजपोशी ऐसा कुछ था, और टू क्रूज अराउंड द फ्लीट यानी कि मैं घूम भी लूंगा बोट में। ड्यू टू इलनेस ऑफ द किंग नेवल रिव्यू वाज कैंसिल्ड, यानी कि एक पर्पस तो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अभी दूसरा तो पूरा कर सकता है ना। But the fleet was assembled and the boat could have been used to cruise around the fleet. It was held that the contract was not discharged क्योंकि partial impossibility हुई है, इस वाली चीज को करना impossible है, इसके लिए तो आप फिर भी काम ले सकते हो ना। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होगा यदि अभी भी पार्शियली पॉसिबल है तो। ठीक है, ये पहले समझ चुके हैं अपन। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अब किसको प्रॉब्लम हो रही है? सॉरी सर आई डिड नॉट सी नीचे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप ऊपर देख लीजिए। डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, चलिए। Default of the third party when performance of contract depends upon third person. Such contract doesn't get discharged due to the default of third party. Example: X entered into a contract with Y for the sale of goods to be manufactured by Z, a manufacturer of those goods. Z did not manufacture those goods. X will not be discharged and will be liable to Y for damages. Example: on 1st July 2011, X sold goods to Y for 1 lakh and Y. अरे रुक जा, थम जा। ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी देखो, एक्स ने वाई को वादा किया मैं आपको 1 मई 2022 को 500 शर्ट सिल के दूंगा, जैसा जैसा स्पेसिफिकेशन आपने बताया है, मैं आपको 1 मई 2022 को 500 शर्ट सिल के दूंगा। ठीक है, एक्स ने जेड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि तू मेरे को 2 अप्रैल 2022 तक
कपड़ा देगा। ठीक है, कपड़ा क्यों मंगा रहा है जेड से? ताकि यहाँ पर उनकी शर्ट सिल के यहाँ पर पहुंचा सके। अब यदि इसने कपड़ा दिया ही नहीं, यानी कि जेड ने कपड़ा नहीं दिया, तो ये मिस्टर एक्स का फेलियर हो गया, ये यहाँ पर शर्ट्स बना के नहीं दे पाए। अब देखो इस पहले वाले सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मिस्टर जेड एक थर्ड पार्टी है या नहीं है? क्या मिस्टर जेड इस फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी है क्या? नहीं सर, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो थर्ड पार्टी है जिनका इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो यदि मिस्टर जेड ने अपना काम पूरा नहीं किया है, उससे मिस्टर एक्स इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में रिलीव नहीं हो जाते हैं और ये नहीं कह सकते इसने मुझे कपड़ा नहीं दिया इसलिए मैं आपको शर्ट्स नहीं सप्लाई कर पाया, मेरी गलती नहीं है, इसलिए सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इसलिए हो गई क्योंकि इस भाई ने मेरे को कपड़ा नहीं दिया। मिस्टर एक्स ये बहाना नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स ने यदि डिफॉल्ट किया है तो यहाँ पर लॉसेस को पूरा करना ही पड़ेगा। वो ये बहाना टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये कह के नहीं ले सकते कि चूंकि थर्ड पार्टी ने अपना काम नहीं किया इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया। उनको ऐसा कहने का एक्सक्यूज करने का अधिकार नहीं है। क्या ये आपको बात समझ में आई? डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। बोलिए सर, बात समझ में आई? बोलिए सर, बात समझ में आई सबको? रिया Yes, राठौड़, Yes, sir. निनाद कदम, यस सर। ठीक है, निकुंज, यस सर। निकुंज नींद में है क्या? नहीं सर, तो क्या हो गया? आंख में कचरा गया। आंख में कचरा गया। शिवम, यस सर। क्या हुआ? आज क्या बना रहा है? लड्डू बना रहा है, मैगी बना रहा है, क्या बना रहा है? कुछ नहीं सर, बैठा हूँ। बना रहा है कि सर आपको बुद्धू बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं सर। चलिए, तो सर डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी, एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या? फॉर सेल ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड। ठीक है, जेड जो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा वो मैं आपको, मतलब वो इससे प्रोक्योर करके इसको बेचने वाला था, जेड ने मैन्युफैक्चर ही नहीं किया तो ये तो थर्ड पार्टी है। सर आप ये इसका बहाना नहीं ले सकते टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जांपल नंबर 2, 1 जुलाई 2011 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹1 लाख। ठीक है, 1 लाख के लिए गुड्स बेचे एंड वाई हैज मेड नो पेमेंट टिल अगस्त 2014। स्टेट द लीगल, ये एग्जाम्पल ही अलग है भैया, ये टोटल एग्जाम्पल ऊपर वाले पॉइंट का नहीं है, ये एग्जाम्पल ही अलग है। आओ इस एग्जाम्पल को ढंग से करते हैं, ये टाइम पार्ट डेट के ऊपर है। ऑन 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011 X sold certain goods to Y for ₹1 लाख, 1 लाख। ठीक है, Y ने उस समय कोई पेमेंट नहीं किया, कब तक पेमेंट नहीं किया? अगस्त 2014 तक कोई पेमेंट नहीं किया। यानी कितने टाइम तक पेमेंट नहीं किया? कम से कम 3 साल। देखो 3 साल पूरे हो गए, 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साल 1 महीना हो गया। ठीक है, यानी कि अब ये डेट जो पैसा इससे मिलने वाला था वो कैसा बन गया? टाइम बार्ड हो गया भैया, टाइम बार्ड हो गया है। ठीक है, तो स्टेट द लीगल पोजीशन ऑन 1 अगस्त 2014 इफ नो क्रेडिट पीरियड वाज अलाउड। कोई क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं किया गया था तब तो ये टाइम बार्ड डेट बन गया, क्योंकि ये 3 साल और 1 महीने हो गया। यदि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था तो उस केस में क्या होगा? तो सर अभी तक 35 मंथ से निकले हैं, 3 साल पूरा नहीं हुआ है, टोटल 37 मंथ्स का टाइम निकल चुका है, लेकिन हमने तो 2 महीने का क्रेडिट पीरियड भी दिया था। यानी एक्चुअल में अभी तक पैसा जब तक मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, उसमें 35 मंथ्स निकले। यानी अभी 3 साल पूरा होने में 1 महीने का समय बचा है। यानी आज भी वो टाइम बार्ड डेट नहीं बना है, आज भी उसको लेके एक्स वाई के ऊपर केस कर सकता है। तो देखो केवल कुछ दिनों के डिफरेंस में एक टाइम बार्ड हो गया, दूसरा टाइम बार्ड नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टाइम बार्ड के ऊपर। तो क्या ये पांचों सिचुएशन आपको समझ में आ गई जहां पर हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं मार सकते हैं? डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस,
कमर्शियल हार्डशिप, महंगा लेके सस्ता बेचना पड़े तो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना पड़ेगा। स्ट्राइक या लॉकआउट का बहाना केवल तभी ले सकते हो जब आपने उस बारे में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन कर दिया हो कि कहीं स्ट्राइक या लॉकआउट हो गई तो हम फ्री हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, फुली इम्पॉसिबल थोड़ी हुआ है, अभी भी कुछ तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, आप पूरा कर सकते हैं। डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। ठीक है सर। अब अपने को पढ़ना है केस सिचुएशन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। ये थोड़ा सा समराइज टाइप या थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, पढ़ लेते हैं आगे। शैलिशा फर्स्ट पॉइंट और उसका इफेक्ट पढ़। First, where both the promisor and promisee know about the initial impossibility effect, such agreement is void ab initio. देखो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके का होता है, एक तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इज वॉइड एग्रीमेंट एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जहां दोनों प्रोमिसर और प्रोमिसी को पता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, वहां वो वैसे भी वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो है। So X undertakes to put life into the dead wife of Y. This agreement is void agreement. ठीक है। Second, where both the promisor and promisee do not know about the initial impossibility. ठीक है, दोनों को ही पता नहीं होता है कि सर X का जो शिप आने वाला था रात को 8 बजे एग्रीमेंट बनाया, 10 कंटेनर तेरे 10 लाख मेरे। ठीक है, जब शिप आ जाएगा तब दे दूंगा। बेचारे दोनों को ही पता नहीं था कि शिप तो शाम को 6 बजे ही डूब चुका है, तो अब इसे पूरा करना पॉसिबल नहीं है। सो बोथ द पार्टीज आर एट मिस्टेक, दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये इस वजह से ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन कैसा? डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। दोनों एंगल डिस्कस करना। सर दोनों को ही पता नहीं था कि एग्रीमेंट बनाते समय शिप पानी में डूब चुका है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट तो है, शुरुआत से तो गलत है, लेकिन हमको बाद में पता पड़ा डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स कि हम तो शुरुआत से ही गलत थे। ये एंगल भी डिस्कस करना और ये भी डिस्कस करना। बोथ द पार्टीज आर एट बायलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। दोनों तरीके से डिस्कस करना, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। थर्ड, जहां पर ओनली प्रोमिसर अलोन नोज अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, केवल प्रोमिसर जानता है कि शुरुआत से गलत है तो वहां पर भी वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत है, लेकिन प्रोमिसर को फिर प्रोमिसी को कंपनसेट करना पड़ेगा, इसने बेवकूफी करी है, मालूम होने के बावजूद कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता, वैसा एग्रीमेंट बना लिया। सो सच प्रोमिसर होगा तो उस केस में भी वॉइड एग्रीमेंट ही, लेकिन कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। सच प्रोमिसर मस्ट कंपनसेट फॉर एनी लॉस which such promisee sustains through the non performance of the promise. ठीक है। पॉइंट नंबर 4, शैलिशा तू पढ़। Where an act can become unlawful by reason of some event beyond the control of promisor. Effect, the contract to do such an act becomes void when the act becomes unlawful. Section 56 para 2. ओपीएम वाला एग्जांपल लो कि सर एक्स और वाई ने एग्रीमेंट बनाया, मैं तेरे को 2 किलो अफीम उगा के दूंगा, तू मेरे को 2 महीने बाद 20,000 रुपए दे देना। अब क्या हुआ कि सरकार कानून ले आई इस 1 महीने में कि अब तो ओपीएम की खेती बैंड है। सो एक्ट अनलॉफुल हो गया अफीम की खेती करके देने का बाय सम इवेंट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर। इसमें प्रोमिसर की कोई गलती नहीं थी, उसका कोई कंट्रोल नहीं था, फिर भी वो काम अब पूरा करना अनलॉफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बनाया था उस समय वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, बाद में क्या हो गया ड्यू टू चेंज इन लॉ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पर शैली। Point 5, where the promisor alone knows about the impossibility. ये पॉइंट नंबर 5 सेम ही है, where the promisor alone knows about the impossibility, वो प्रोमिसी को कंपनसेट करेगा। ठीक है।
और जहां पर where an agreement is discovered to be void और where a contract becomes void, यानी कि ये void agreement या void contract के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 65 क्या बोलता है? void agreement या void contract के अंदर जो रुपया मिला हुआ है, void agreement या void contract के अंदर जो रुपया मिला हुआ है उसको फिर सामने वाली पार्टी को वापस दे दो। जो भी चीज आपको मिली है वो सामने वाले को बेनिफिट रिस्टोर कर दो। यानी कि 10 कंटेनर दूंगा और ये पकड़ एडवांस में 10 लाख रुपए, एक्स ने वाई को बोला, पर शिप तो पहले से ही डूब चुका था, तो अभी 10 लाख रुपए जो एडवांस दिए हुए हैं वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन वॉइड में जो लगती है। वॉइडेबल में कौन सा सेक्शन लगता है रे? सेक्शन 64 लगता है। सो दीज आर ऑल कब कौन सी सिचुएशन में क्या आंसर होगा। Now let's come to the effect of supervening impossibility. Subsequent impossibility या supervening impossibility, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में कुछ इवेंट हो गया जिसके कारण वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले जब काम करना पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये सबसे पहला इफेक्ट। Effect number 2, compensation for non-performance where promisor knows about the impossibility at the time of making the contract. देखो टाइम बीच में खत्म हो रहा है तो रिजॉइन कर लेना सेम लिंक पे। जहां पर प्रॉमिसर जानता है कि भैया इसको पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था, तो प्रॉमिसी को इस वजह से लॉस हो रहा है, जानते हुए भी गलत वादा किया, लॉस हो रहा है, तो प्रॉमिसर उसकी लॉस की भरपाई करेगा। एंड पॉइंट नंबर 3, यदि कोई बेनिफिट मिला है तो उसे वापस रिस्टोर किया जाएगा, सेक्शन 65। ठीक है, बेनिफिट्स टू बी रिस्टोर्ड बाय द पार्टीज रिसीविंग इट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 65। ये 3 इफेक्ट्स होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। रिजॉइन करो सबके सब।